गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दुख को ही नूर। आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यश के साथ करते हैं आज आयनिक इक्विलिब्रियम का और आगाज। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस हमारा कवर अप हो चुका है। आज उसी से रिलेटेड कुछ और बातों को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, द टॉपिक इज रिलेटिव कंपैरिजन ऑफ एसिड एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। किस प्रकार हम एसिड और बेसिस की रिलेटिव एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर कर सकते हैं। भाई, एक से अधिक एसिड दे रखे हैं, कैसे पता लगेगा कौन से की एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कैसे पता लगेगा कौन से की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। देखिए, अगर एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो, राइट, हमारे पास सबसे इफेक्टिव जो कॉन्सेप्ट रिलेटिव कंपैरिजन के लिए आता है वो आता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। क्या कहता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट? आर्हेनियस कॉन्सेप्ट कहता है ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एच आयन मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। भैया, दो एसिड अगर आपको दे दिया जाए जिसमें एच आयन की मात्रा ज़्यादा है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। बेस के बारे में क्या कहता है? बेस के बारे में ये कहता है ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ OH आयंस, हाइड्रोक्साइड आयंस, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ, मोर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। तो हमेशा अगर आपसे थियोरेटिकली कोई पूछता है, बताओ भाई दो एसिड दे रखे हैं, कैसे पता लगेगा कौन से की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? भैया, आप सीधा कह सकते हैं, आप ये कह सकते हैं द वन विच इज हैविंग द ग्रेटर वैल्यू ऑफ एच आयंस हैविंग द मोर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या हैविंग मोर एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? ऐसे ही बेस के लिए आप बोल सकते हैं ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन, ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। ये तो बात थी अगर आपको थियोरेटिकल आंसर देना हो। आइए अब चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की तरफ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं किसी भी एसिड को, जैसे वीक एसिड है हमारे पास एसिटिक एसिड, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एसिटिक एसिड में वाटर डाला, बना एसीटेट आयन एक्वस और बना H आयन एक्वस, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब बाय ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ आप जानते हैं, ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज Ka अपॉन C। अल्फा बड़े अच्छे से आपके क्लियर होना चाहिए। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर? Ka का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट। C का मतलब होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एसिड टेकन। क्लियर? अब आप जानते हैं अगर मैं Ka का एक्सप्रेशन लिखूं तो Ka का एक्सप्रेशन हमारे पास होता है, अगर मुझे अबव एसिड के लिए अगर Ka लिखना है तो शायद मैं ऐसे लिखूंगा प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयंस मल्टीप्लाइड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड। अब भाई सीधी सीधी सी बात है, क्लियर सी बात है, हाइड्रोनियम आयन या फिर एच आयंस की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी Ka की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब इसे उल्टे तरीके से भी पढ़ सकते हैं, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka ग्रेटर विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन या एच आयन। और आप जानते हैं अगर एच आयन की मात्रा ज़्यादा होगी तो स्ट्रेंथ ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को किसी भी एसिड की Ka की फॉर्म में मापा जा सकता है। याद रखिएगा, Ka की फॉर्म में मापा जा सकता है। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka ग्रेटर विल बी द मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच आयन एंड ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर है? यहां पर हम कह सकते हैं, सीधे सीधे याद रखिए, मोर इज द वैल्यू ऑफ Ka मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। अब एसिडिक स्ट्रेंथ को हम जो मापते हैं वो इस फॉर्मूले की बिहाफ पर मापते हैं। ऑस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ में प्रीवियसली हम आपको बता चुके हैं
के ए में और अल्फा में क्या रिलेशनशिप होता है? के ए और अल्फा में रिलेशनशिप होता है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी। अब मान लो दो एसिड्स हैं आपके पास और आपको उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस मापना है। कितना डिफरेंस है उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में? मान लीजिए फॉर एसिड 1, ये एसिड 1 है आपके पास। एसिड 1 के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 1 है और डिसोसिएशन कांस्टेंट आपका के ए 1 है, के ए 1। कॉन्सेंट्रेशन हम सेम ले लेते हैं, क्लियर है। दूसरा एसिड लिया हमने, एसिड 2 लिया। लेट अस टेक एसिड 2। सेकेंड एसिड लेते हैं। सेकेंड एसिड के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा 2, इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए 2। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हमने सेम रखी, मतलब दो एसिड लिए जिनकी कॉन्सेंट्रेशन सेम है, क्लियर है। अब उनका डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग अलग है। आप जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट अलग होगा तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी अलग होगी। इसको और इसको डिवाइड कर दीजिए। जब आप इसको और यहां पर अल्फा 2 को डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने पर आपका आता है अल्फा 1 डिवाइडेड बाई अल्फा 2। सी से सी कट जाएगा डिवाइड करते ही, और आपका बचने वाला है अंडर रूट ऑफ के ए 1 डिवाइडेड बाई के ए 2। आपके पास ये एक फॉर्मूला आ जाता है जिससे आप दो एसिड्स की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ को, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में कितना डिफरेंस है, ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है। इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? अगर दो एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट आपको गिवन हो, उस केस में आप उसको सॉल्व करके अंडर रूट लेके अल्फा 1 अल्फा 2 की फॉर्म में निकाल लेंगे। अब आप जानते हैं अल्फा का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड फॉर द फर्स्ट एसिड। अल्फा 2 का मतलब है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड फॉर द एसिड सेकेंड। या आप सिंपल ये भी कह सकते हैं अल्फा 1 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 डिवाइडेड बाय अल्फा 2 रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2। एसिड 2 भाई जैसे जैसे अल्फा बढ़ेगा स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड बढ़ेगी। अल्फा का मतलब होता है कितने मॉलिक्यूल्स टूटे, कितने मॉलिक्यूल्स टूटे, एक मोल में से कितने टूटे। मान लो एक एसिड है, उसके एक मोल में से 0.9 मोल्स टूटे, उसका अल्फा हो गया 0.9। एक एसिड है, उसके एक मोल में से 0.5 मोल्स टूटे, उसका अल्फा 2 हो गया 0.5। अब आप जानते हैं जितने मॉलिक्यूल्स टूटेंगे उतने एच आयंस होंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड उतनी ज़्यादा होगी। तो मैं सीधे सीधे ये लिख सकता हूँ अल्फा 1 और अल्फा 2 स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2, और ये बराबर हो जाएगा आपके पास दैट इज अंडर रूट ऑफ दैट इज के ए 1 डिवाइडेड बाई के ए 2। ये हो जाएगा। इसका मतलब यहां मैं एक लाइन लिख सकता हूं, और लाइन क्या है कि स्ट्रेंथ अगर मेजर करनी हो, स्ट्रेंथ अगर कंपेयर करनी हो, स्ट्रेंथ ऑफ टू एसिड्स कैन बी कंपेयर इन टर्म्स ऑफ के ए, इन टर्म्स ऑफ के ए। और आप जानते हैं के ए का मतलब डिसोसिएशन या आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द एसिड, हम इसको कहते हैं। ऑल राइट, समझते हैं एक न्यूमेरिकल की फॉर्म में। मान लो बच्चों आपसे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि भाई कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ऑफ टू एसिड्स, ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड, having dissociation constants Ka for acetic acid for the first acid, मतलब इसके लिए गिवन है
दैट इज 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴, और एसिटिक एसिड के लिए Ka2 गिवन है, दैट इज 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵। तो याद रखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार आएंगे। आपको कहा जाएगा कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है फॉर्मिक एसिड की, एसिटिक एसिड की। दोनों के केस में आपको गिवन है डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर फॉर्मिक एसिड, 1 का मतलब फॉर्मिक एसिड, 2 का मतलब एसिटिक एसिड। दोनों के डिसोसिएशन कांस्टेंट्स आपको गिवन है। सबसे पहले तो ये बात समझ जाइएगा, जिसका जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा, क्लियर है, उसमें एच आयंस की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी और स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड उतनी ज़्यादा होगी। मतलब ग्रेटर द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ एच आयन एंड हेंस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, एसिड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब अगर कितना स्ट्रॉन्ग है ये कैलकुलेट करना है कि भाई मान लो 2 एसिड आपको दिए हुए हैं, कौन सा कितना स्ट्रॉन्गर है, उसके लिए सीधा फॉर्मूला लगाएं। क्या फॉर्मूला लगाना है बच्चों? स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एसिड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइडेड बाय Ka2, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द सेकेंड एसिड। आपको यहां पर स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एसिड। भैया सीधा इसमें आपने करना क्या है, आपने बच्चों अंडर रूट लेना है। किसका अंडर रूट लेना है? Ka1 डिवाइडेड बाई Ka2। आपको अंडर रूट लेना है Ka1 का डिवाइडेड बाई Ka2। दोनों की वैल्यूज आपको गिवन है, 1.7 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁴ होल डिवाइडेड बाई 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵। यहां पर आपको एक दोनों के अंदर एक रिलेटिव कंपैरिजन का पता लग जाएगा कि जो फर्स्ट एसिड है वो दूसरे के मुकाबले कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है या कितने टाइम्स वीकर है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, फटाफट से अब आपका पहला टॉपिक हल्का सा हमारा कवर अप होता है, इसका आप जल्दी से लेंगे स्क्रीनशॉट, क्लियर है। अब स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के साथ साथ हल्का सा 1 मिनट का इसका रिकैप करते हैं। रिकैप क्या है? आपसे अगर क्लास 12th तक कभी भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए और क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ भाई 2 एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है, कैसे आप एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे? तो याद रखना, हमेशा एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर की जाती है इन टर्म्स ऑफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमेशा डिसोसिएशन कांस्टेंट की टर्म्स में कंपेयर की जाती है। जिस एसिड का जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ Ka, हेंस स्ट्रॉन्गर इज द एसिड, या ग्रेटर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। आप ये कह सकते हैं 2 एसिड दे दिए जाएं, जिसका डिसोसिएशन कांस्टेंट जितना ज़्यादा होगा उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है अगर स्ट्रेंथ कंपैरिजन करना पड़ जाए, बताओ भाई दोनों में कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, उस केस में आप फॉर्मूला लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 1 डिवाइड बाई स्ट्रेंथ ऑफ एसिड 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइडेड बाई Ka2। आशा करते हैं कॉन्सेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फटाफट से लें इसका स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी आती है, अगर आपको कंपैरिजन करना हो बेसिक स्ट्रेंथ का, बिल्कुल सेम रहेगा। कैसे? अगर 2 बेसिस की बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है, α1 डिवाइडेड बाई α2, मतलब अल्फा का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर द फर्स्ट बेस डिवाइडेड बाई डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन फॉर सेकेंड बेस। फॉर्मूला हो जाएगा दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बिल्कुल ऐसे ही सिमिलरली, Kb1 डिवाइडेड बाई Kb2। अब Kb1 आप जानते हैं, Kb1 हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट बेस एंड Kb2 हो जाएगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर द सेकेंड बेस। अब जितना ज़्यादा Kb की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा अल्फा की वैल्यू होगी, मतलब उतनी ज़्यादा OH आयंस की वैल्यू होगी और स्ट्रेंथ ऑफ द बेस उतनी ज़्यादा होगी। शॉर्ट करते हैं, एक बार रिपीट करता हूं, मोर इज द वैल्यू ऑफ Kb, more will be the value of alpha, means more will be the value of OH ions,
और OH आयंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी ग्रेटर विल बी द बेसिक स्ट्रेंथ। इसका मतलब यहां पर α1 और α2 स्ट्रेंथ ऑफ द बेस को रिप्रेजेंट करता है, तो हम लिख सकते हैं स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, क्लियर है, बेस फर्स्ट डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ ऑफ बेस सेकेंड, स्ट्रेंथ ऑफ बेस सेकेंड, बेस सेकेंड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ दैट इज KB1 डिवाइडेड बाई KB2। बच्चों कई बार एमसीक्यूज में 11th लेवल पे, होम एग्जाम में तो बहुत कम, लेकिन एमसीक्यूज लेवल पे कई बार दो बेसिस की KB की वैल्यूज दे रखी होती है और पूछा जाता है बताओ पहले वाला बेस दूसरे वाले से कितने टाइम स्ट्रॉन्गर है। तो जो KB की वैल्यू आपको दे रखी हो उस KB की वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे, अंडर रूट लेके सॉल्व कर लेंगे और बस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? तो आपको पता लग जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ बेस 1 कितने टाइम्स सेकंड बेस से कितने टाइम्स स्ट्रॉन्गर है, या उसकी स्ट्रेंथ कितने टाइम्स पहले वाले बेस से ज्यादा है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ये था वन टाइप ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से हम एसिड बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं। साथ के साथ अब बढ़ते हैं टाइप 2। टाइप 2 है बच्चों, टाइप 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 में कैसे एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया जाता है। अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल लिए वो सारे वो एग्जाम्पल लिए जो मोनोप्रोटिक एसिड्स और बेसिस हैं, मतलब जिनमें सिंगल H आयन होता है या सिंगल OH आयन होता है। इन फॉर्मूलों से हम ज़्यादातर उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं, लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे एसिड और बेसिस होते हैं जिनके पास एक से ज़्यादा H आयन होता है, जिनके पास एक से ज़्यादा OH आयन होता है। मैं अब बात करने वाला हूं पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस, पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस, पॉलीप्रोटिक एसिड्स, एसिड्स एंड बेसिस, पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस, पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। क्लियर? बात करते हैं इनकी, पॉलीप्रोटिक एसिड्स की और पॉलीप्रोटिक बेसिस की। मतलब पॉलीप्रोटिक एसिड्स का मतलब क्या है? हैविंग मोर देन वन आयोनाइजेबल H आयन, आयोनाइजेबल H आयन। जिनके पास एक से अधिक आयोनाइजेबल H आयन होता है उनको पॉलीप्रोटिक एसिड्स कहा जाता है। ऐसे बेसिस जिनके पास एक से अधिक रिप्लेसेबल OH आयंस होते हैं उनको पॉली हाइड्रोक्सिल बेसिस के नाम से पहचाना जाता है। या अगर ब्रॉन्स्टेड की बात करें तो हम ये कह सकते हैं ऐसे बेसिस जो एक से ज़्यादा H आयन गेन कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो पॉलीप्रोटिक बेसिस होते हैं। लेते हैं एक साधारण सा एग्जाम्पल है H2SO4। आप जानते हैं H2SO4 एक पॉलीप्रोटिक एसिड होगा क्योंकि इसके पास दो आयोनाइजेबल H आयन हैं। अब देखते हैं इसका आयोनाइजेशन कैसे होता है, कैसे बारी बारी से ये H आयन रिलीज करता है। ये H आयन इस प्रकार रिलीज करता है बच्चों, पहले एक H आयन रिलीज करेगा, बनेगा HSO4 नेगेटिव, बनेगा HSO4 नेगेटिव। मान लो स्टेप 1 के लिए इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर दिस एसिड इज Ka1। डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर स्टेप 1 इज Ka1। अब दूसरा जो H आयन है, जरा गौर फरमाइए, दूसरा जो H आयन है वो अब इसमें से निकलता है, वो अब HSO4 नेगेटिव में से निकलेगा। जैसे इसमें से निकलेगा यहां पर एक H आयन और निकल गया, अब बचेगा आपके पास SO4 नेगेटिव 2, SO4 नेगेटिव 2। याद रखिएगा जैसे जैसे H आयन पॉजिटिव आयन निकलता रहेगा, जो स्पीसी बचेगी उस पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। पहले ही एक नेगेटिव चार्ज है,
एक पॉजिटिव आयन और निकल गया, 2 नेगेटिव चार्ज हो गए। स्टेप सेकंड के लिए यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट हो गया Ka2। डिसोसिएशन कांस्टेंट इज Ka2। प्यारे बच्चों, हेडिंग है हमारा, ध्यान से सुनो। हेडिंग है पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड बेसिस। ऐसे एसिड्स और बेसिस जिनके पास एक से अधिक आयनाइजेबल एच आयन होते हैं। ऐसे एसिड्स एक एक करके एच आयन छोड़ते हैं। स्टेप 1 में पहला एच आयन गया H2SO4 से, बना H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव। सेकेंड स्टेप में इसमें से दूसरा एच आयन निकल गया, बन गया SO4 नेगेटिव 2। पहले स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka1, दूसरे का Ka2। यहां पर अगर आपको ओवरऑल अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखना हो, तो आप जानते हैं अगर कोई सब्सटेंस एक से अधिक स्टेप में टूटता है तो जो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो स्टेप्स डिसोसिएशन कांस्टेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मतलब ये बराबर हो जाएगा Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2। फाइनल ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ स्टेप्स। 2 स्टेप में टूट रहा है Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2, 3 स्टेप में टूट रहा है Ka1 मल्टीप्लाइड बाई Ka2 मल्टीप्लाइड बाई Ka3। राइट। अब सवाल आता है, यहां पर भी एच आयन निकला, यहां पर भी एच आयन निकला। सवाल आया किसके केस में एच आयन की मात्रा ज्यादा होगी। Ka1 और Ka2 को कंपेयर करना है। प्यारे बच्चों, इट हैज बीन प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड दैट, प्रैक्टिकली ये पाया गया है पॉलीप्रोटिक एसिड के केस में, अगर हम पॉलीप्रोटिक एसिड्स की बात करते हैं, हमेशा रिमेंबर दैट Ka1 इज फार ग्रेटर देन ऑलवेज Ka2, हमेशा Ka2 से बहुत बहुत ज्यादा होता है। सवाल आता है कारण क्या है। कारण ये है, जब पहला H निकलता है, गौर से सुनिए, जब पहला H निकलता है तो पहला H H2SO4 से निकलता है। एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इससे एच आयन बड़े आसानी से निकल जाता है। और आप जानते हैं ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ एच आयन, मोर विल बी द वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहां पर डिसोसिएशन कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो काफी ज्यादा होती है, 10⁻²। लेकिन अगला जो एच आयन निकलता है वो एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी से निकलता है, एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी से निकलता है। और आप जानते हैं ये अगर नेगेटिवली चार्ज स्पीसी है और इससे ये एच आयन अगर निकल के जाएगा तो नेगेटिव चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आयन को अपनी तरफ खींचेगा, उसे आसानी से जाने नहीं देगा। तो ये वाला जो एच आयन होता है ये निकलता है एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसी से, और नेगेटिवली चार्ज स्पीसी उसको वापस से अट्रैक्ट कर लेती है, जल्दी से जाने नहीं देती है, जल्दी से रिलीज होने नहीं देती है। मतलब एच आयन की मात्रा सेकंड वाले स्टेप में कम होती है। और अभी अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको कहा एच आयन की मात्रा जैसे जैसे कम होती जाएगी डिसोसिएशन की वैल्यू, डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। तो प्रैक्टिकली ये पाया जाता है कि जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है सेकेंड स्टेप का वो काफ़ी कम होता है, वो होता है 1.0 इंटू 10⁻²। तो आप देखो दोनों में डिफरेंस आ गया, एक में पावर +2 में है, एक में -2 में है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सीधा सीधा सा ये है, अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड्स होता है तो स्टेप 1 का डिसोसिएशन कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, सेकेंड स्टेप का और कम होता है, थर्ड स्टेप का है अगर कोई 3 एच आयन छोड़ता है तो तीसरे वाले स्टेप का तो बहुत 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 कम होता है। हम ये कंक्लूजन ले सकते हैं Ka1 विल बी फार ग्रेटर देन Ka2 एंड Ka2 विल बी फार ग्रेटर देन दैट इज Ka3। हमेशा हमेशा याद रखेंगे, याद इस तरीके से रखना है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि
अगर कोई पॉलीप्रोटिक एसिड्स हैं तो हमेशा स्टेप 1 का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है एज कंपैरिजन टू स्टेप 2 डिसोसिएशन कांस्टेंट। ये भी हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ पहले वाले स्टेप में बहुत ज़्यादा होती है, दूसरा एच निकलता है बहुत कम होती है, और तीसरा जब अगर किसी के पास 3 एच है जैसे H3PO4 तो तीसरा वाला तो ना के बराबर ही निकलता है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, दिस इज अवर फाइनल कॉन्सेप्ट, दिस इज अवर फाइनल कॉन्सेप्ट। अब जैसे हमने बात की एसिड्स की, इसी प्रकार हम बात बेस की कर सकते हैं। पॉलीप्रोटिक बेसिस जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, पहला OH आयन निकलता है, आसानी से निकल जाता है, दूसरा OH आयन जब निकलेगा वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन से निकलेगा तो उसकी वैल्यू बहुत कम होगी। हम सिमिलरली लिख सकते हैं Kb1 विल बी फार ग्रेटर देन Kb2 एंड Kb2 विल बी फार ग्रेटर देन दैट इज Kb3। इस प्रकार दो तरह के एसिड्स आपको बताए, किस तरीके से एसिड्स की और बेसिस की रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ आपको कंपेयर करनी है। पहले अगर कैलकुलेट करना आ जाए कितने टाइम्स ज़्यादा है तो फॉर्मूला है √of Ka1 अपॉन Ka2, राइट। और सिंपल कंपेयर करना आ जाए तो कंपेयर आप ऐसे ही कर सकते हैं, ऐसे ही कर सकते हैं। क्लास 12 में बोर्ड में कई बार क्वेश्चन आता है, बोर्ड का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है कि जब पहला प्रोटॉन निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड से, पहला एच आयन निकलता है तो Ka की वैल्यू 1.5 इंटू 10 की पावर 2 होती है। जब सेकंड एच आयन निकलता है सल्फ्यूरिक एसिड से तब Ka2 की वैल्यू 1.0 इंटू 10 की पावर -2 होती है। और क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन। भाई आप वैल्यू पे मत जाइए, आप इनको कंपेयर करिए, यहां पावर 2 में है, यहां पावर प्लस में है, यहां माइनस में है। कहने का मतलब यहां बहुत ज्यादा है, यहां बहुत कम है। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर एच आयन की मात्रा ज्यादा होती है, यहां पर कम होती है। क्यों कम होती है हमने बता दिया, एक एक एच आयन जैसे जैसे निकलता रहेगा जो स्पीसी बचेगी उस पर नेगेटिव चार्ज आता रहेगा, वो नेगेटिव चार्ज आयन एच आयन को ईजिली जाने नहीं देगा, एच आयन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और Ka या Kb की वैल्यू भी धीरे धीरे कम होती जाती है। आशा करते हैं दोनों तरीके आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है। Ka1 ग्रेटर देन Ka2, फार ग्रेटर देन Ka3, इस बात को आप याद रखेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, फटाफट लें इसका स्क्रीनशॉट। बारी आती है अब इसी बिहाफ पर हम सॉल्वेंट को भी कैटेगराइज कर सकते हैं। यहां पर आता है कितने तरह के सॉल्वेंट्स होते हैं, टाइप ऑफ सॉल्वेंट्स। पहला टाइप होता है सॉल्वेंट का दैट इज पॉलीप्रोटिक सॉल्वेंट्स, या फिर हम सिंपली इनको प्रोटिक सॉल्वेंट्स के नाम से भी पहचान सकते हैं, या एक और तरीके से इसको कहा जा सकता है, ज्यादातर जो एमसीक्यूज में वर्ड का इस्तेमाल होता है दैट इज प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स। भाई प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का मतलब हो जाए जो प्रोटॉन को लाइक करते हैं या जो प्रोटॉन को गेन करते हैं, ऐसे सॉल्वेंट्स उनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स के नाम से पहचाना जाता है। दूसरा आता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। क्लियर है, यहां पर आता है प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स। हम जैसे ही बात करते हैं प्रोटोजेनिक की, प्रोटोजेनिक का मतलब होता है, बेटा फटाफट से ना आप इस साइड से इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद लेक्चर आगे प्रोसीड कराते हैं, फटाफट से लीजिएगा। चलते हैं अब आगे की तरफ, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो, नोट करते रहो। देखिए बेटे, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट का मतलब होता है जो प्रोटॉन को लाइक करते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं, उनको हम कहते हैं
जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं उनको प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट्स के नाम से पहचाना जाता है, विच गेन्स द प्रोटॉन। सवाल आता है नेक्स्ट, दैट इज प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट। प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट्स का मतलब होता है ऐसे सॉल्वेंट्स जो प्रोटॉन को रिलीज करते हैं या रिपेल करते हैं, विच रिलीजेस द प्रोटॉन्स। थर्ड आता है एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स। बच्चों, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब होता है, एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स का मतलब होता है जो प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं और प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल सा। ऊपर वालों का एग्जाम्पल तो आप एसिड और बेसिस के बिहाफ पर ही दे सकते हैं। कौन प्रोटीन एक्सेप्ट करता है, कौन प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, आप जानते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट से। कौन प्रोटॉन रिलीज करता है, ये भी आप जानते हैं। रिलीज कौन करता है, आपके ध्यान में आ गया होगा, जो एसिडिक सॉल्वेंट्स होते हैं। एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है प्रोटॉन गेन भी कर सकते हैं, प्रोटॉन लूज भी कर सकते हैं, उन्हें एम्फीप्रोटिक सॉल्वेंट्स कहा जाता है। एग्जाम्पल वाटर, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आता है। फोर्थ आता है आपका एप्रोटिक। एप्रोटिक का मतलब होता है, एप्रोटिक सॉल्वेंट्स भाई ना तो प्रोटॉन को गेन करते हैं और ना ही प्रोटॉन को लूज करते हैं। ऐसे सॉल्वेंट्स को एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के नाम से पहचाना जाता है। प्यारे बच्चों, लीजिएगा फटाफट से पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ। अब बारी आती है कुछ ऐसे एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ को कंपेयर करने की, जो बोर्ड क्लासेस क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एग्जाम्पल, प्यारे बच्चों याद रखना, क्लास 12 में अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो ज्यादातर जो एसिड दिए जाते हैं वो या तो अलोंग ए पीरियड दिए जाते हैं, या फिर डाउन द ग्रुप के दिए जाते हैं। अलोंग ए पीरियड या डाउन द ग्रुप। अगर आपको कंपेयर करने हो एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ या बेस की बेसिक स्ट्रेंथ, अलोंग ए पीरियड वाले कंपाउंड्स आपको दिए हुए हों या डाउन द ग्रुप के कंपाउंड्स आपको दिए हुए हों, तब आपको केवल दो फैक्टर का प्रयोग करना है। कौन से दो फैक्टर हैं? पहला फैक्टर है दैट इज साइज। और याद रखना, जैसे जैसे साइज एटम का बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। साइज ऑफ द सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। डाउन द ग्रुप में एग्जाम्पल आपको दे दिया गया कि कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HF, इसके बाद HCl ऐसे आपको दे देते हैं, इसके बाद आपको लिख के दे देंगे HBr और लास्ट में आपको लिख के दे देंगे दैट इज HI ऐसे लिख के आपको दे देंगे। अब आप जानते हैं अगर इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस आया, तो H की वजह से तो डिफरेंस नहीं आएगा, डिफरेंस आएगा फ्लोरीन की वजह से, क्लोरीन की वजह से, ब्रोमीन की वजह से और आयोडीन की वजह से। याद रखिएगा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की वजह से डिफरेंस आएगा। आप जानते हैं ये एक ही ग्रुप के एटम्स हैं, ये सबसे ऊपर आता है, ये उससे नीचे, ये उससे नीचे और I सबसे नीचे। डाउन द ग्रुप जाओगे, एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, एटम का साइज बढ़ेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, साइज बढ़ता जाएगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाएगी। बॉन्ड जितना बड़ा होता है, एक एग्जांपल लेते हैं, ये बड़ा बॉन्ड है, इसको तोड़ना आसान है, ये बॉन्ड छोटा है, इसको तोड़ना आसान नहीं है। साइज बढ़ता जाता है, बॉन्ड की लेंथ बढ़ती जाती है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ईजिली टूट जाता है। जो बॉन्ड ईजिली टूट जाता है वहां से H आयन रिलीज जल्दी हो जाता है, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं, डाउन द ग्रुप जाते हैं, साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होती है,
और एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। याद रखिएगा, पहला फैक्टर हमेशा साइज लगाएं। दूसरा फैक्टर होता है, सेकंड फैक्टर होता है जिसको हम पोलैरिटी भी कह सकते हैं। कई बार बुक्स में पोलैरिटी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं, या फिर हम उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाती है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। जब हम अलोंग ए पीरियड जाते हैं, अलोंग ए पीरियड जाते हैं, एक पीरियड के अलोंग चलते हैं। कैसे? अगर अलोंग ए पीरियड जाते हैं तो आपका एग्जाम्पल आता है, जैसे हम बात करेंगे NH3 की बात करते हैं, NH3 की बात करते हैं, हम बात करते हैं H2O की, H2O की हम बात करते हैं, हम बात करते हैं HF की, HF की बात करते हैं। अब जब अलोंग ए पीरियड जाते हैं, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ जल्दी से खींच लेता है। जल्दी से खींचने के कारण यहां से H बहुत जल्दी करके निकल जाता है। हायर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मोर इजली विल बी द डोनेशन ऑफ H आयन, या ईजियर इज द रिलीज ऑफ H आयन एंड मोर इज द एसिडिक स्ट्रेंथ। जो जितनी जल्दी H आयन छोड़ देता है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण हम ये कह सकते हैं यहाँ से रिलीज ऑफ H आयन सबसे जल्दी होता है, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। तो सेकेंड फैक्टर रहा, जितना ज़्यादा पोलैरिटी होगी या जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होता है एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये बॉन्ड इसके मुकाबले थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, और H आयंस का रिलीज थोड़ा सा पहले वाले के कंपैरिजन में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आसान नहीं होता। इसके कंपैरिजन में इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और कम, और सबसे कम NH3 की होती है, सबसे कम NH3 की होती है। तो प्यारे बच्चों, दो कॉन्सेप्ट आप अगर एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करना हो तो दो कॉन्सेप्ट और आप ध्यान रखेंगे। और दो कॉन्सेप्ट कौन से हैं? दो कॉन्सेप्ट ये हैं, साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एटम का जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट जो लगाना है, ये जब जब एक डाउन द ग्रुप कंपाउंड्स आपको दिए हुए हों तब लगाना है। इसे नोट कर लेंगे अभी। अगर डाउन द ग्रुप कंपाउंड्स दिए हुए हों, यहां पर आप देखेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। जब अगर ग्रुप के कंपाउंड्स दिए हुए हों तब याद रखेंगे, हाइड्रोजन वाले एसिड्स के केस में, हाइड्रा एसिड्स के केस में तब ध्यान रखेंगे, सीधा फैक्टर लगेंगे साइज। साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक स्ट्रेंथ। एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है H2O की, आपको कंपेयर करनी है H2S की, आपको एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है H2SC की, आपको कंपेयर करनी है H2TE की। अब आप जानते हैं H2 सब में सेम है। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा, ऑक्सीजन की वजह से आएगा, सल्फर की वजह से आएगा, सेलेनियम की वजह से आएगा, टेलुरियम की वजह से आएगा। डाउन द ग्रुप जाओगे, ये 16th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। डाउन द ग्रुप जाओगे साइज बढ़ता जाएगा। यहां पर साइज सबसे ज़्यादा होगा, यहां पर साइज सबसे ज़्यादा होगा, साइज बड़ा होगा, बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, H आयन का रिलीज सबसे आसान होगा। इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगी। जितनी जल्दी H आयन छोड़ेगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम H2O। तो याद रखेंगे, अगर डाउन द ग्रुप के कंपाउंड दिए हुए हैं, कंपाउंड पे झलक मारनी है, अगर डाउन द ग्रुप कंपाउंड दिए हुए हैं तो आपने जो आंसर देना है वो साइज के बिहाफ पे देना है। और अगर अलोंग अ पीरियड, पीरियड के अलोंग अगर कंपाउंड दिया हुआ है, आपको इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी थी। आप देखो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन,
और फ्लोरीन, ये एक ही पीरियड के अलोंग आते हैं सारे एलिमेंट्स। तब याद रखना, अगर अलोंग ए पीरियड कंपाउंड दिए हुए हैं, उस केस में जो आंसर लिखना है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के बिहाफ पर लिखना है। डाउन द ग्रुप अगर आपको दिए हुए हैं तो साइज के बिहाफ पर लिखना है। बस दो फैक्टर कौन कौन से हुए? साइज, पोलैरिटी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। साइज डाउन द ग्रुप कंपाउंड के लिए लगाते हैं, और अगर अलोंग ए पीरियड कंपाउंड्स दिए हुए हैं, हाइड्रा एसिड्स दिए हुए हैं, हाइड्रोजन वाले एसिड्स दिए हुए हैं, उस केस में आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या पोलैरिटी के बिहाफ पर आंसर देंगे। अब आज के लेक्चर की कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिकैप करते हैं और अपनी बात को समाप्त करते हैं। देखिए, आज के लेक्चर की जो इंपॉर्टेंट बातें रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रही, कैसे अगर आपको एसिड और बेसिस दे रखे होते हैं तो उनका कंपैरिजन कैसे किया जाता है, उनकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन हम कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने कहा कि आयनाइजेशन कांस्टेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। पहला, ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लो, जिन एसिड्स का आयनाइजेशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट ज़्यादा होता है, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। कैसे निकालना है उसको? स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एसिड डिवाइड बाय स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड एसिड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka1 डिवाइडेड बाई Ka2। बेस के लिए Kb1 डिवाइडेड बाई Kb2, अगर कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन आ जाए। सवाल आया दूसरा, पॉलीप्रोटिक एसिड्स में हमेशा ध्यान रखेंगे, ऑलवेज रिमेंबर, कि पहले वाला जो स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि पहले वाला एचायन बड़े प्यार से निकल जाता है, बाकी के एचायन आसानी से नहीं निकलते, एचायंस की मात्रा कम होती है। इसीलिए Ka1 से जैसे Ka2 पे जाओगे वैल्यू काफ़ी कम होगी, Ka2 से जैसे Ka3 पे जाओगे वैल्यू बहुत बहुत कम होगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बाद फिर हमने आपको कराया कितने तरह के सॉल्वेंट होते हैं, ये भी हमने प्रोटॉन के बिहाफ पर आपको बता दिया। इसके बाद लास्ट वाला आज का जो मुख्य कॉन्सेप्ट आया, वो कॉन्सेप्ट आया कि एसिडिक स्ट्रेंथ दो चीज़ों पर और कंपेयर की जा सकती है, और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं आपकी, कौन सी हैं दो चीज़ें? हमने यहाँ पर कहा साइज से भी एसिडिक स्ट्रेंथ को मापा जा सकता है, बशर्ते अगर कंपाउंड्स डाउन द ग्रुप दिए हुए हों, तब हमेशा आंसर साइज से देना। अलोंग ए पीरियड अगर कंपाउंड्स दिए हुए हैं और उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी हो, तो याद रखना आंसर जो देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बिहाफ पर देना है। मोर इज द साइज, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंटर एटम, मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसी के बाद हम आज की बात करते हैं यहीं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।